अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन भी मार्केट के अंदर अनदर नंबर्स हमने बढ़ते हुए देखे। 422 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 52,000 का लेवल इंटेक दिखाई देता है। 52,000 के लेवल से अबव मार्केट का क्लोजर हुआ। साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मार्केट की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर वो जो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन है, वो तमाम चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाले दिन फर्दर नंबर्स या फर्दर जो अब नए माइलस्टोन्स हैं वो अचीव करने जा रहे हैं। मार्केट की ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंसेस या फिर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिविटी काफ़ी हद तक खुशाइन बात है। और अगर न्यूज़ के इकोनॉमिक नंबर्स के या न्यूज़ के हवाले से बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि IMF की जो SBA के जो यानी कि स्टैंड बाय अग्रीमेंट है, उसके हवाले से IMF के लिए काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। वो कह रही हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो इंटैक्ट हैं। अब आने वाले दिनों में IMF के हवाले से कोई कंडीशन बाकी नहीं है, सब चीज़ें जो है वो पूरी हो चुकी हैं। गैस टैरिफ के हवाले से कुछ इशूज़ थे, वो भी बढ़ा दिए गए और वो तमाम इंतजामात कर लिए गए जो लास्ट टाइम हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे। सो आज के दिन डिबेट भी करेंगे, इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि जो भी रिफॉर्म्स, जो भी चीज़ें लेनी थी, जो भी स्ट्रक्चरल एक कुछ रिफॉर्म्स करने थे या कुछ बातें करनी थी, वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं और अब तमाम चीज़ें ये देख रहे हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़े। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के न्यू माइलस्टोन्स के हवाले से, न्यू नंबर्स, परफॉर्मेंसेस क्या दिखाई दे रहे हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल की कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा करें वहाँ पर तो क्या एक्चुअली मार्केट के नंबर्स बनते हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे रेमिटेंसेस के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स जनरेट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, रेमिटेंसेस कितने बढ़ रहे हैं और साथ साथ न्यू एवेन्यूज़ कितने खुल रहे हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अफरोज मर्चेंट साहब ने। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं अफरोज साहब से पूछना चाहती हूँ, अफरोज साहब क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट के नंबर्स डेली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सब लोग जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। बैंक्स के 95% प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सब मिलकर जो है वो एक अच्छा मार्केट का जेस्चर प्रिवेल कर रही हैं। योर टेक। देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो इन्वेस्टर्स ने आई थिंक 6 साल इंतज़ार किया। 2017 में ये इंडेक्स था 53,000 के करीब और जो आज है तो वो ये तो कुरान शरीफ की एक आयत भी है सूरतुल बकरा की, अल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरा ख्याल है जिन्होंने सब्र किया और जो एग्ज़िट नहीं हुए, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आज उनको जो है उसका जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। और सेकेंडली होता क्या है, देखें, वो अंग्रेज़ी की एक प्रोवर्ब है, व्हेन चिप्स आर डाउन नथिंग वर्क्स। और मैं इसको थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है ये ऑफ आई चुंदीगढ़ रोड पे स्टॉक एक्सचेंज रोड पे स्टॉक एक्सचेंज है। तो मैं इसको कहता हूँ भाई, व्हेन चिप्स आर डाउन नथिंग वर्क्स एंड व्हेन चिप्स आर अप ऑल रोड्स लीड टू स्टॉक एक्सचेंज रोड। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एक लाइफ आ गई है 6 साल बाद हमारे स्टॉक एक्सचेंज में। और वो आपने सही फरमाया कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है और उस हिसाब से हमारा इंडेक्स नहीं बढ़ता रहा। 95% आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 95% अगर बैंकिंग के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं उसके बावजूद बैंक्स के शेयर्स तो ज़ाहिर है फंडामेंटली तो बढ़ने ही चाहिए। अभी भी इतने नहीं बढ़े। नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर, देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स जो प्रॉफिटेबल सेक्टर्स है अभी भी। यानी आप इस तरह से समझें कि अगर 4 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे है तो वो 53,012 के मल्टीपल्स पे था। यानी हम अब आज भी, यानी जो 100 रुपये की चीज़ 6 साल पहले मिलती थी, 100 रुपये का शेयर, वो हमें 33 रुपये का आज भी मिल रहा है। तो आज भी 67% डिस्काउंट पे है। फंडामेंटली तो अब बहुत इसको आगे जाना चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से ये हमारी मार्केट नहीं बढ़ रही थी। अब
चीज़ें दोनों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बेहतर हो रही है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बेहतर हो रही इससे है। पहले हम एक बैंक के रिजल्ट्स के हवाले से ही बात कर रहे थे डिविडेंड्स के, और वो डिविडेंड्स इतने अच्छे जा रहे हैं कि आपने कहा कि इसकी प्राइस तो ऐसा लगता है 2 साल में ही कंप्लीट हो जाती है, शेयर प्राइस तो डिविडेंड से ही इसकी प्राइस कंप्लीट हो जाती है, और आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स भी आपके हैं, डिविडेंड भी आ रहा है, तो बड़ी विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर है, यानी इस किस्म के डिविडेंड्स उन्होंने पूरे बैंकिंग हिस्ट्री पाकिस्तान की जो है, जब से पाकिस्तान बना, यानी हबीब बैंक इज़ फ्रॉम डे वन, लेकिन बाकी जो बैंक्स है उनकी थोड़ी डिविडेंड का थोड़ा पे आउट कम है, लेकिन बाकी बैंक्स भी आप देखें 50 से 60 साल में उन्होंने इतना डिविडेंड्स नहीं दिया जो कि ये लास्ट क्वार्टर में दिया है, और हर क्वार्टर में या इंक्रीज़ हो रहा है या मेंटेन हो रहा है। तो ये और बाकी भी देखें, मसला क्या है, हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, 25 करोड़ की आबादी हो गई, 18 साल का बच्चा जब जवान होता है तो अकाउंट खुलाना होता है, यही बैंक्स है, बहुत सारे बैंक्स चले गए तो इन बैंक्स को बड़ा बेनिफिट हुआ, फॉरेन बैंक्स बहुत सारे पाकिस्तान से एग्जिट किए, तो एग्जिस्टिंग बैंक्स को बेनिफिट हुआ क्योंकि नया बैंक और एक स्टेट बैंक ने बहुत कंट्रोल्स अच्छे रखे हैं कि स्ट्रॉन्ग बैंक ही खुले। फॉर एग्जांपल 10 अरब का पेड अप कैपिटल नहीं है तो आप बैंक नहीं खोल सकते पाकिस्तान में, और आपके बैंक्स कोई डिफॉल्ट भी नहीं हुए इतने अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं हुए। यानी यू विल बी सरप्राइज कि यूएसए में हमने देखा है कि कई दफ़ा, हाँ बिल्कुल, अभी वो सिलिकॉन वैली वो रिसेंट था, लेकिन 2008 क्राइसिस में भी बहुत सारे बैंक्स डिफॉल्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आई थिंक सेंट्रल बैंक के रेगुलेशंस इतने मैं समझता हूँ स्ट्रिंजेंट है और इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बैंक फेल नहीं हुआ। राइट मैं अदनान पराचा साहब को इंट्रोडक्टरी कमेंट में शामिल करूंगी। अदनान साहब, आपको क्या लगता है कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं इकोनॉमिक जिसकी वजह से तमाम चीज़ें कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें, उन तमाम चीज़ों में ऐसा लग रहा है क्रैक डाउन हुआ है कि सब चीज़ें बिल्कुल सेट चल रही हैं। और अगर बात करें रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहीं से ही आगाज़ किया गया है जो ग्रे चैनल्स के क्रैक डाउन किया गया, क्योंकि ऑफिशियल चैनल से पेमेंट आएगी तो रेमिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, नॉन ऑफिशियल चैनल से आएगी, ग्रे चैनल से हवाला हुंडी जो भी चल रहा था वो सब बंद कर दिया गया है, खासकर मनी एक्सचेंजर्स पे भी क्रैक डाउन किया गया। अब आपको क्या लगता है कैसा ये इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है ये ओवरसीज़ को? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें इस टाइम पे इंटर्म गवर्नमेंट ने और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो स्टेप्स लिए जी इस गवर्नमेंट के आने के बाद मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक कंडीशन जिस टाइम पे अब जो कि हमारी आज से 14, 15, 16 महीने पहले जो थी, ठीक है, उसके बाद ये जो कंट्रोल करना स्टार्ट किया, स्पेशली जो इन्होंने हवाला हुंडी पे और आपके डॉलर के जो आउटफ्लोज हो रहे थे यहाँ से इलीगल वे से, उसको जो कंट्रोल किया है इन्होंने, उसकी वजह से देखें आपने डॉलर की प्राइस जो कि एक र्यूमर मार्केट में आ गया था कि जी डॉलर 340 350 पे चला जाएगा और लोगों ने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिए थे, तो वो एक मार्केट के अंदर जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट बिल्ट हो रहा था। और हमारा जो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमारे बिजनेस कम्युनिटी भी और जो छोटे जॉब करने वाले लोग भी थे वो भी डॉलर की तरफ भाग पड़े थे, हालांकि उनका वो सोच रहे थे एक बिजनेस है एग्जैक्टली तो वो हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे थे। और जो स्टेप्स लिए गए, जो क्रैकडाउन्स किए, जो बी क्लास के जो और जो इलीगल जो मनी चेंजर्स जो स्पेशली KPK के एरिया में और दूसरे शहरों के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनके क्रैकडाउन होने से क्या हुआ कि डॉलर्स का आउटफ्लो भी रुका और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो कंट्रोल किया गया वो उसको कंट्रोल करने से भी ये डॉलर्स का आउटफ्लो रुका। अब उसके बाद जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो रेमिटेंसेस थ्रू लीगल चैनल नहीं भेज रहे थे, क्योंकि उनको जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स मिल रहे थे, जो $1 के ऊपर 15 से 20 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा था और वो इलीगल चैनल से भेज रहे थे, क्योंकि वो अपना मुल्क के बारे में सोचने के बजाय अपने घर के बारे में सोच रहे थे कि हमारे घर में 10-15 बहुत ज़्यादा डेंट नहीं कर रहे थे वो मुल्क को, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ये तो अमाउंट था और गैप भी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो लोग भी प्रेफर उन्हीं को कर रहे थे। जी देखें ना, वो आप पिछले साल में जो रेमिटेंसेस आपका $2.5 अरब पे पर मंथ आ गई थी, वो कम हो के $2 अरब पे आ गई और उससे भी नीचे को आने का स्टार्ट हो गई थी। तो उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर ये चीज़ जो आपका इधर से जो र्यूमर बबल बना था कि जी 330 340 का डॉलर हो जाएगा, उसकी वजह से उन्होंने भी अपने पैसे को होल्ड भी किया और इलीगल चैनल्स भी इस्तेमाल किए थे।
وہ چیزیں جب ہمارے چیف نے اور ہماری انٹرم گورنمنٹ نے اس کا ایکشن لیا، ایکشن لینے سے کیا ہوا کہ آپ کا جو آپ نے امپورٹ کرنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ڈالرز میں ہے، جو آپ کی ایکسپورٹس ہے وہ بھی ڈالرز کے اندر ہے، جو ریمیٹنسز ہے وہ بھی آپ کے ڈالر کے اندر ہے. تو آپ نے ایک جو ڈالر کے اوپر جو کنٹرول کیا اس سے کیا ہوا کہ مارکیٹ کے اندر ایک سٹیبلٹی سی آ گئی ہے، اور اس ٹائم پہ جو امپورٹر ہے وہ بھی ایزیلی اپنے پروڈکٹس کو امپورٹ کر سک رہا ہے. ایکسپورٹر کو بھی ایک ویلیو کو معلوم ہو گیا کہ جی اب ڈالر اس رینج پہ آ کے کھڑا ہوگا، اور اپنی وہ کاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری. اور ریمیٹنسز بھیجنے والے جو لوگ ہیں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو اسپیشلی گلف سٹیٹس کے اندر ہیں اور ان کی سیلریز کم ہوتی ہیں، وہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ڈالر جس طرح یہ ڈیلی بیسس پہ کم ہو رہا تھا اور ایک سٹیبل سچویشن بن رہی تھی، اس میں انہوں نے وہ ڈالرز کا جو آؤٹ فلو ہے اپنے اینڈ سے وہ کرنا سٹارٹ کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے یہ 1-2 مہینوں کے اندر ڈالرز کا انفلو بڑھے گا اور ریمیٹنسز کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا. اچھا، آپ نے صحیح کہا کہ زیادہ تر گلف اسٹیٹس جس میں زیادہ تر لیبر کلاس کام کر رہی ہے، یہ جو ان آفیشیل چینلز ہیں یعنی کہ جو گرے چینلز جو زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ گلف اسٹیٹس میں ہی ہیں یا پھر اور بھی جگہ پہ ہے؟ جی، ہماری مین مارکیٹ جو پیسے کی ہے، جو ڈالرز کے ریمیٹنسز آتی ہیں، وہ ہماری سعودی عربیہ مین مارکیٹ ہے، جہاں پہ ہم تقریباً سالانہ 5 سے 6 لاکھ ورک فورس ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری UAE مارکیٹ ہے اور قطر مارکیٹ ہے. یہ 3 ہماری مین مارکیٹس ہیں. ہماری جو یورپین سائڈ ہے وہاں پہ تو گرے چینلز کا کانسیپٹ میرے خیال سے نہیں ہے ایز سچ. ہمارے جو گلف اسٹیٹس کے اندر ہیں، یہاں سے بیسیکلی ڈالرز کا جو گرے چینل استعمال ہوتا ہے وہ فزیکل ٹرانسفر تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کا آپس میں جو لین دین ہوتا ہے وہ اس وجہ سے جو حوالہ ہنڈی کو بہت زیادہ ترجیح دی جا رہی تھی وہ ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستان میں اویئرنیس کی کمی ہے. جب ادھر بزنس اورینٹڈ جو انڈسٹری ہے، آپ کی ایکسپورٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے بیوروکریٹس ہیں، سارے جب یہ چیز ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 2024-2025 ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ ساری چیزیں اویئرنیس دے رہے تھے، لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانی اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ ہم ساری چیزیں ریومرز کے اوپر ہی چل رہے تھے. گورنمنٹ آف پاکستان اویئرنیس کا کوئی ایک پوائنٹ آف ویو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اویئرنیس وہ لے کہاں سے رہے ہیں. اویئرنیس کے لیے ان کے پاس پرائیویٹ میڈیا یا پھر سوشل میڈیا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اب جو ان کو ڈکٹیٹ یا پھر جو ان کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا جائے گا رومرز کے تھرو یا نیگیٹو نیوز کے تھرو، تو وہی اسے اڈاپٹ کر رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا. دیکھیں اس میں نیشنل چینل ہو یا پرائیویٹ میڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ایز سچ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہائی لائٹ کی کہ جی ڈالرز کا یہ ہو جائے. جو سوشل میڈیا ہے نا، انہوں نے آج کل کے یوٹیوبر جو ینگ جنریشن ہے، انہوں نے اس طرح کی ہائپ کریٹ کر دی کہ وہ ایک چینل بنا کے، ایک چھوٹا سا چینل بنا کے اور ولاگز اپنے بنا کے اور جو سرکولیٹ ہوئے ہیں، تو وہ ہماری جو پبلک ہے ان کے پاس موبائل اینڈرائڈ فون تو ہر کسی کے پاس ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور وہ پاکستان کے لیے پھر یہی نقصان دہ کرتے ہیں یہی سوشل میڈیا والے. رائٹ. افروز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ڈالر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ لاسٹ منتھ ہم نے بہت سارے جو ہے وہ ایک اپریسیشنز دیکھے، اور لاسٹ ویک ہم نے تھوڑا سا ڈیپریسیشن دیکھے یا پھر ہم نے ایک اسٹاپ پوزیشن دیکھی. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، روپی ورسز ڈالر؟ اور دوسرا یہ کہ جو آگے اپریسیشنز ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ کنسالیڈیٹ ہوگا پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا، جیسے مارکیٹ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، کیا روپی بھی سیم یہی اسٹریٹجی لے رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے جو ایک ہمارے بینکس کو جو الاؤ کیا، اور کہ آپ ایکسچینج کمپنی فل فلیش ایکسچینج کمپنی بنائیں، اور بہت سارے بینکس نے ود اے پیڈ اپ کیپٹل آف 1 بلین ٹو 2.5 بلین تک ایکسچینج کمپنیز اسٹیبلش ہو گئی، اور ایکسچینج کمپنی کا لائسنس بھی بہت سارے بینکس کو اسٹیٹ بینک نے ایشو کر دیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جس میں بہت چھوٹے جو ایکسچینج کمپنیز تھے ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا، 90 ڈیز میں آپ مرجر کریں، یا 500 ملین 200 ملین سے 500 ملین کا پیڈ اپ کیپٹل اس کو کریں، یا بڑی کمپنیز کے ساتھ مرجر کریں. تو یہ 2 اسٹیپس میں سمجھتا ہوں پرٹیکولرلی جو ایکسچینج کمپنیز، دونوں بہت اچھے اسٹیپس تھے. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پہلے بھی
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله इंडेक्स होना चाहिए। तो मैं शिक्षित से मैं कहूँगा 50% तो अभी भी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो वही है कि देखें 27,000 पे भी इंडेक्स आ गया था, आपको याद होगा बिल्कुल, कोविड के दौरान बिल्कुल। 2020 में दैट only- वाज द वर्स्ट हाँ एग्जैक्टली ओनली 3 इयर्स अगो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट हिम्मत नहीं हारी, लेकिन कहते तो थे मार्केट बहुत बुरी चल रही है, क्या हाँ। कर रहे हैं, बस टू बी मार्केट वेरी बहुत ऑनेस्ट, बुरी। सच्ची बात है। मैं भी शायद मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड्स $1 बिलियन का मार्च में इसकी मैच्योरिटी है 2024 में, और वो 60% डिस्काउंट में मिल रहा था। यानी $100 का बॉन्ड आपको $40 में मिल रहा था सिर्फ एक साल पहले। उस वक्त ले नहीं रहे थे। इवन यू नो आई वाज रिलक्टेंट कि ये इकोनॉमी का क्या होगा। मैं कहता हूँ तो अभी ऐसा क्या हुआ है, अभी इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है, या फिर आप समझते हैं कि ये अगेन फिर वही हम बात करेंगे कि SIFC जब से बनी है, जब से ये वाजे कर दिया गया है कि अब FDI भी आएगा, अब आपका ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ गया है, फॉरेनर्स आर पार्टिसिपेटिंग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, 6 इयर्स के बाद अब फॉरेनर्स मार्केट के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीज़ें SIFC के बाद ही हमें मार्केट के अंदर भी और तमाम न्यूज़ के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर? 100%। और इसमें मैं समझता हूँ SIFC जब आउट गोइंग गवर्नमेंट थे तो शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये डिसाइड किया, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी इसमें शामिल किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि वो देखिए आर्मी एक डिसिप्लिन वो है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अगर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है तो हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो वो उस किस्म की जो ऐसा नहीं होगा गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, लेकिन आर्मी Discipline अगर maintain एग्जैक्टली आर्मी अगर कंटिन्यू करेगी तो SIFC इज अ परमानेंट। और उसके बाद ही आप देखें, ये अब आज ही मीडिया की न्यूज़ है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज टू, 21 नवंबर को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे, यू नो।
तो अगर वो कुछ और अनाउंस 25 दिसंबर कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दी रेकोडेक, जी। जो कि एक इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और ये सही। डेडलाइन मुकर्रर की गई है। तो अगेन मेरा ये सवाल ये होगा कि आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें अगर ये एक स्मूथली हो जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी इसको कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए, अगर सिर्फ एमबीएस से, अगर सऊदी अरबिया से इन्वेस्टमेंट आ जाए, जो अब हमें उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है। जी। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई सऊदी अरबिया, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जी। और वो $600 बिलियन उनके रिजर्व्स है। जी। तो रिकोडेक के अलावा बल्कि ऑयल रिफाइनरी का भी जो काफ़ी सालों से जो चल रहा है कि ग्वादर में एक रिफाइनरी भी लगाएंगे, मैं तो $12 बिलियन समझता हूँ ये की। दोनों चीज़ें हैं। सऊदी अरबिया एक रिफाइनरी में भी इन्वेस्ट करेगा और रिकोडिक में भी इन्वेस्ट करेगा। आई एम क्वाइट होपफुल इंशाल्लाह। राइट, चलें जी। अदनान साहब ये बताएं कि तमाम जो मैन पावर एक्सपोर्ट होती है गल्फ कंट्रीज़, उसके लिए क्या क्लीशेज होते हैं, क्या रूल्स चाहिए, कौन से जो किसी को जब वहाँ पे मैन पावर को वहाँ पर जाना है तो क्या रूल्स को अप्लाई करें? देखिए जी, सबसे पहले तो जो मर्चेंट साहब ने बात की सऊदी अरेबिया से लेके, और जो हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब का पाकिस्तान का विज़िट है, यहाँ पे मैं उनकी एक एफर्ट्स को और अप्रिशिएट करूँगा कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, इस इंटर्म गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके हमारी जो वर्क फोर्स है उसका कोटा भी 1 मिलियन तक करने का ऐलान किया है कि ईयरली जो हम 5 से 6 लाख वर्क फोर्स जो हम सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो आने वाले वक्त में अगले साल से ये हमारा 1 मिलियन को डबल हो जाएगी डबल कर साइज देंगे। में। हाँ। लेकिन उनका सऊदी गवर्नमेंट का ये एक थोड़ा सा एक स्टैंस है कि वो कह रहे हैं कि आप हमें स्किल्ड वर्क फोर्स दें और हमें एजुकेटेड वर्क फोर्स दें, ना कि आप लेबर हमें सप्लाई करते रहें, जिसकी डेफिनेटली ज़रूरत है लेबर की भी, लेकिन स्किल्ड वर्क फोर्स की इस टाइम पे मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक डिमांड है। सऊदी अरेबिया के इस ऐलान के बाद हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे वफाकी इदारों ने इस चीज़ को टेकअप किया है और मुख्तलिफ सतहों के ऊपर गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलके टेक्निकल स्किल सेंटर्स वगैरह का ये बनना स्टार्ट हो गए हैं, और जो कि ज़्यादातर पंजाब के एरिया के अंदर है, जिसमें हमारी जो यूथ है, जो वर्क फोर्स है, जो कि जिनके पास एक एक्सपीरियंस तो है या फिर वो मार्केट के अंदर काम करते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और उनको इतनी नो हाउ नहीं है, तो वो इससे हासिल होगी। अब जो भी हमारी वर्क फोर्स बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, स्पेशली हमारी गल्फ स्टेट्स के अंदर, तो उनको हमारे उन अदारों को अप्रोच करना होगा। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन अवेयरनेस जो आजकल जो प्रॉपरली जो मैं समझता हूँ कि जिससे बहुत इजीली आप दे सकते हैं, एक तो आप नेशनल चैनल्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके हर एरिया के अंदर ये देखा जाता है, और न्यूज़पेपर्स ऐसा मीडिया है कि जिसके थ्रू आप जो छोटे छोटे शहरों के अंदर लोग रह रहे हैं, अदनान साहब, प्रिंट मीडिया के थ्रू और स्टेट टेलीविजन के थ्रू तो तमाम अवेयरनेस दी जाती है, बट सोशल मीडिया के ऊपर भी जो थोड़ा सा एक ज़रूरत थी इस बात की। नबील जावेद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। आप बिजनेसमैन हैं ओवरसीज। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी नबील साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? आजकल बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त नंबर जनरेट हो रहे हैं, मार्केट इज़ गोइंग वेरी वेल, तमाम चीज़ें ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और आफ्टर SIFC कहा यह जा रहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। योर टेक? ऐसा है कि आजकल ना जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा अच्छा उसको टेक ओवर किया है, और इकॉनमी जो डॉलर जिसका ऊपर जा रहा था या पाउंड ऊपर जा रहा था, फॉरेन करेंसी ऊपर जा रही थी, वो आहिस्ता नीचे आने शुरू हो गया। बल्कि 340 330 के ऊपर जो आई है, ये असल में इसका यही रेट है, बल्कि इससे भी नीचे आनी चाहिए। तो जो लोग इस टाइम ओवरसीज से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए गुड टेक है कि वो यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करें, और पाकिस्तान के अंदर उसका बूम आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो ज़्यादा बूम करेगी। राइट। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि एक क्रैकडाउन किया गया और जो ग्रे चैनल्स हैं उनको बंद किया गया, वो लूप होल्स जो थे वहाँ उनको बग्स को फिक्स किया गया। अब आप क्या समझते हैं, ऐसे ही क्रैकडाउन्स या ऐसे ही स्पीडी जो काम है वो होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे स्पीडी काम होना चाहिए। जो अभी स्पीडी काम हुआ है, इसी की वजह से पाउंड और डॉलर नीचे आया। आपको चाहिए कि वो जो आपके अकाउंट्स हैं ओवरसीज के, जिस तरह उन्होंने
آپ کو یہاں پر کھولنے چاہیے یو کے میں کھول کے تھرو پاکستان، ان کو واپس ریمیٹنس یہاں پر سے ڈپازٹ کرنی چاہیے اور فورن ریمیٹنس پاکستان میں بھیجنی چاہیے ان دا شیپ آف ڈالرز اور پاؤنڈس. اور اگر آپ کو یہاں پر سے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ اس کو ایز اے پاؤنڈ ٹرانسفر نہ کریں، آپ ایز اے روپیز کو ٹرانسفر کریں تاکہ پاکستان سے ریمیٹنس جائے، پاؤنڈ بھی جائے، روپیز بھی جائیں، تو وہ ہماری اکانومی جو ہے نا اسٹیبل ہو. تاکہ یہ ہماری اکانومی اسٹیبل ہوگی تو ہمارا ملک اسٹیبل ہوگا. رائٹ. ٹیکس پارٹیسپیشن بھی کرنی چاہیے اوورسیز پاکستانیز کو. آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ تھرو پراپر چینل پیسے بھیجتے ہیں یہاں پر تو ٹیکس بھی ایک ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکس انسینٹیوز بھی آفر کرتا ہے پاکستان؟ اس کے بارے میں بھی ذرا اویئرنیس دیجیے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو، وہ لوگ جو اب تک نہیں جانتے، اور ان کو جاننا بھی چاہیے کہ آپ کتنا فائدہ ہے ٹیکس اگر کلیکٹ ہوگا اپنے ملک میں. اگر آپ وہاں پر سے ریمیٹنس یہاں پر سے بھیجتے ہیں پاکستان سے اور وہ یو کے سے یا کسی بھی ابراڈ کنٹری سے جاتی ہے ریمیٹنس، تو ریمیٹنس کے اگینسٹ آپ کو وہاں پر آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر انسینٹیو ملتا ہے. آپ کو نادرا کے جو سینٹرز ہیں وہاں پر اگر آپ آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے جاتے ہیں اس پہ انسینٹیو ملتا ہے. اور آبویسلی آپ کو ٹیکس چاہیے، ہمارا کنٹری ہے، اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. بھی اس کے اندر خرابی ہے اس کو سیٹ کرنا ہے کہ اس کو اسی طرح لیفٹ اوور تو نہیں چھوڑ دینا. ٹیکس تو جو ہے نا مین بون ہے ہمارے کنٹری کی، اس کو ہم نے دیں گے تو ہمارا کنٹری چلے گا. رائٹ. چلیں جی نبیل جاوید، ویل تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی ریمیٹنسز کے حوالے سے، اوور کال بھی ہمارے ساتھ یہ موجود ہے. عدنان صاحب، میں آپ سے ہی پوچھوں گی کہ ریمیٹنسز کا بڑھانا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ پہلے ایک پلان بنایا جاتا تھا کہ اتنا % ایکسپورٹ ہوگی اور اتنے % ریمیٹنسز ہوں گے اور دونوں ملا کے جو ہے وہ امپورٹ کو پیرالل کر لیں گے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ریمیٹنسز کو اور بڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ایکسپورٹس کے لیے تو سبھی، وہ میں افروز صاحب سے بھی یقیناً پوچھوں گی سوال، لیکن ایکسپورٹس کے لیے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں، ریمیٹنسز کے لیے کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جب سے یہ ہمارے ڈالر کا جو انفلو اور آؤٹ فلو کا پرابلم آیا، اس وقت سے ہماری گورنمنٹ نے اور آرمی چیف نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے. آج سے پہلے ہمارے ریمیٹنسز کے اوپر ایسا کوئی فوکس نہیں تھا، کیونکہ ہماری اکانومی ایک سٹیبل اکانومی چل رہی تھی. ڈالرز کے اندر اتنا کوئی زیادہ گیپ نہیں تھا پاک روپیز کے اندر، اور اتنا جو زیادہ گیپ جو جنریٹ ہوا ہے ابھی ان پچھلے کچھ عرصے کے اندر، اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے کہ اتنا زیادہ جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے. اور یہ جو ڈالرز جو ہے جس کے اندر جو ریمیٹنسز ہیں اس کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. دیکھیں، ہماری جو لاسٹ ایئر جو ہماری ریمیٹنسز تھی 31 ارب ڈالر تھی. ہمیں ہمارا جو ٹارگٹ تھا جو ہمارے پچھلے فائنانس منسٹر نے دیا تھا وہ 34 ارب ڈالر کا دیا تھا، ایکسپورٹ سے بھی بڑھا کے دیا تھا. جو کہ ہمارے اس سال میں آپ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. پھر 27 ارب ڈالر پہ آگے 27 ارب سے ڈالر سے بھی اب وہ نیچے جو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ہماری جو منتھلی جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ 2 سے 2.25 ارب ڈالر کے قریب آ رہی ہے. اس کو ہمیں کسی بھی صورت کے اندر 2.25 ارب ڈالر تک لے جانا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو کوئی بھی انسینٹیو دینا پڑے ان شیپ آف. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹائم پہ میں پہلے بھی مختلف فورمز کے اوپر بول چکا ہوں کہ اگر ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹروڈیوس کر دیں جو کہ انڈر گورنمنٹ ہو، پرائیویٹ بلڈرز نہیں، انڈر گورنمنٹ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گلف اسٹیٹس کے اندر بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور ہمارے یورپ اور دوسرے ممالک کے اندر ہیں وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے. جہاں تک بات پہلے بڑے ایڈورٹیزمنٹس آتے تھے اس بات کے کہ اب اوورسیز پاکستانیز کار لے سکتے ہیں، اب اوورسیز پاکستانیز گھر لے سکتے ہیں، تو وہ تو ابھی بھی لے سکتے ہیں. تو پہلے کیا انسینٹیوز تھے جو اب نہیں ہیں یا جو اب دینے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر انویسٹ کرتا ہے، پرائیویٹ سوسائٹیز کے اندر انویسٹ کرتا ہے، ایکسکیوز می، رائٹ، اس کے اندر انویسٹ کرتا ہے. دیکھیں، جب وہ پرائیویٹ سوسائٹیز کے اندر انویسٹ کرتا ہے 2 سے 3 سال کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یار اس کا تو پلاٹ بھی غائب ہو گیا، اس کا تو اپارٹمنٹ بھی غائب ہو گیا. جو قطرہ قطرہ ہمارا اوورسیز پاکستانی اکٹھا کر کے پاکستان بھیجتا ہے اور اس کے بعد 3-4 سال کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پراپرٹی کے اوپر تو یہ ایشو ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں اگر وہ اس طرح کی کوئی ہاؤسنگ سکیمز وغیرہ اناؤنس کر دیں، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کانفیڈنس لیول چینج ہو جائے گا. وہ بلڈ ایسا ہوگا کہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اور جو ٹیکس کے بات چل رہی تھی کہ اوورسیز پاکستانی کے، دیکھیں
जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थ्रू बैंकिंग चैनल पैसा भेजेगा उसकी टैक्स डिडक्शन होगी, उस डिडक्शन के बाद उसका जो ये वाइट पैसा है वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सोचना पड़ेगा कि आपकी वो थोड़ी सी टैक्स डिडक्शन जो है आपके इधर बिजनेस करने के लिए या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, चलें जी, ये तो फिर उनको भी एक पैट्रियाटिज्म भी आ जाता है, उनको ख्याल करना चाहिए इस बात का। और अफरोज साहब आपसे पूछूंगी, एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ी एक तगदो लगी है अब यहाँ पे, तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हम कंपेटिटिव नहीं हो पाते रीजन में। हमारे पास पावर इश्यूज़ हैं, जो गैस के इश्यूज़ हैं, विंटर सीज़न आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि कैसे इसको कंपेटिटिवनेस को बहाल किया जाए और कैसे उन्हें एटलीस्ट जो हमारे जो टेक्सटाइल है या जो ऐसी जिसकी एक कंपेटिटिवनेस मशहूर है पूरी दुनिया में, उसको कैसे कंपेटिटिव बनाया जाए। देखिए, जो टेक्सटाइल, जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल और दूसरी जो इंडस्ट्री है, उस पे जो गैस का इंक्रीज ज़रूर हुआ है लेकिन कंपैरेटिवली कुछ कम हुआ है। लाइक सीमेंट इंडस्ट्री में तो 193% रेज किया, लेकिन तो ये बहुत सालों से गैस की प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही थी और 2.9 ट्रिलियन रुपीस गैस का सर्कुलर डेट हो गया था, उतना ही तकरीबन हमारा जो है वो ऑयल का सर्कुलर डेट है। तो ये तो हमें किसी तरह करना था, आज नहीं तो कल। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अब टेक्सटाइल को आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन का क्रॉप हमारा बहुत अच्छा हुआ है, तो वो इंपोर्ट जो हम कॉटन जो कर रहे थे वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, 30 जून को अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ने सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, जो रॉ मटेरियल और बहुत सारी चीज़ों में इंपोर्ट में जो कंट्रोल्स थे, इवन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स थे वो डिविडेंड को रिपेट्रिएट नहीं कर पा रहे थे। वो 30 जून को जब IMF की लोन से पहले एक कंडीशनैलिटी भी थी IMF की, तो 30 जून को उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो अब सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट इज़ बैक टू नॉर्मल। तो अब जो एक्सपोर्टर को देंगे, रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट ही करना होता है, तो अब वो मुश्किल नहीं है जो पिछले साल थी। तो मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट्स का लास्ट ईयर से भाई ने बहुत अच्छा कहा, होपफुली रेमिटेंसेस भी पिछले साल से इस साल हमारी इंक्रीज होगी और मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट्स भी जो है पिछले साल से इस साल डेफिनेटली हमारी इंक्रीज होगी। अच्छा, लोगों ने भी समझ लिया इस बात को कि अब एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा आपको अपने बिजनेसेस पे तवज्जो देनी चाहिए। लोग भी ये चाहते हैं कि छोटे बिजनेसेस हों बट बिजनेसेस होने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर जो कि एक ख्वाब था, कहा यह जा रहा था कि हम इस पे भी जोर देते थे, काफ़ी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं इस बात पे। अब आप समझते हैं कि थोड़ा सा यंगस्टर्स भी इस बात को समझने लगे कि अब बिजनेसेस करने चाहिए। बिल्कुल, देखें हमें अभी भी ज़रूरत है। बांग्लादेश में आपको याद होगा कि करने के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं इधर क्या हम अपने टारगेट इस साल अचीव कर लेंगे 2023 के जो रखे हैं? ऑलरेडी जी हम तकरीबन 85 to 90% अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमारी वर्कफोर्स तकरीबन 7.25 लाख के करीब हमारी वर्कफोर्स जा चुकी है। अब जो मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के ऊपर जो अभी भी हाईलाइट हो रहा है कि जी हमारा इतना ब्रेन ड्रेन हो गया और ये सारा कुछ चला गया, तो ये हमारी वर्कफोर्स जो है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स है जो मोस्टली जा रही है। अभी जैसे 7.25 लाख के करीब जो वर्कफोर्स गई, इसमें भी हमारे वही 80 to 85% हमारी अनस्किल्ड और स्किल्ड है। हमारा टारगेट जो है इस साल के लिए 8.5 लाख के करीब हमारी वर्कफोर्स तकरीबन एक्सपोर्ट हो जाएगी, 8,50,000 के करीब। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारी सऊदी गवर्नमेंट ने किया, अगले साल हम इस वर्कफोर्स को हम 14 से 15 लाख तक भी और हर साल आप टारगेट बढ़ाने की बात करें। एग्जैक्टली, जब देखें जब हम टारगेट्स के अंदर जब हमारी खारजा पॉलिसीज़ अच्छी होंगी हमारी गवर्नमेंट्स के दरमियान में, और जैसे देखें इस गवर्नमेंट के अंदर जो उन्होंने अनाउंस किया हमारे लिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम अपनी वर्कफोर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सऊदी गवर्नमेंट से भी और हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब से भी कि हमारे ओवरसीज़ के अंदर हमारे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशंस नहीं हैं। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हमारे तकरीबन 2400-2500 जो लाइसेंस होल्डर है अक्रॉस पाकिस्तान, तो उसके अंदर जो मोस्टली लोग जो सऊदी को वर्कफोर्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वो भी ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और ऑन बोर्ड आने से ये है कि हम अपने टारगेट्स भी अचीव करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे रेमिटेंसेस के अंदर
अगले साल हमारा उम्मीद ये है कि हम तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर तक हम इसको इंक्रीज़ कर सकेंगे। अच्छा, यूथ बहुत इंटरेस्ट लेती है कि आपने जैसे कहा ना ब्रेन ड्रेन हो जाता है, चलिए इस चीज़ को हम अगर साइड में रखें और थोड़ा सा यूथ को अगर बताया जाए कि जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तो उनको एक अच्छी जॉब के लिए अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहाँ पे अप्लाई करें। लेकिन कुछ ऐसे लेबर क्लास होते हैं कि उनकी भी विश होती है कि वो भी बाहर जाएँ और अपने घर वालों के लिए एक अच्छा सरमाया लेकर आएँ। अब आप क्या समझते हैं कि उनको क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे उनको अवेयर किया जाए कि आपको ज़रा प्लीज़ ज़रा ये चीज़ें करके जाइएगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लेबर क्लास है उसको स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर 3 से 4 महीने के अंदर अगर वो अपने आप को स्किल्स अपनी एनहांस कर दें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर, जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर या दूसरी साइट के अंदर, अगर वो अपने आप को स्किल्ड कर लें 3 से 4 महीनों में, तो एक तो उनको सैलरी वहाँ पे बाहर अच्छी ऑफ़र हो सकती है आपके स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स के अंदर। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है, नेफ्टेक भी ले रहा है, दूसरे अदारे जो गवर्नमेंट के ले रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह को बढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो इस टेक्निकल स्किल्स की तरफ आएगी, और हमें आरपीएल की तरफ भी हमें इस टाइम पर तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि हमारा वो वर्क फोर्स जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम तो कर रहा है, स्किल्ड तो है, लेकिन उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। अगर वो डिप्लोमा वो हासिल कर लेता है तो वो डिप्लोमा हासिल करने के बाद उसको एक तो सैलरी भी बाहर अच्छी ऑफ़र आ सकती है, और उसके अलावा हमारे रेमिटेंसेस में इजाफा यही वर्क फोर्स करेगी। और इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर चलाए, जो कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर चल सकते हैं, रोड शोज़ होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अफरोज़ साहब से पूछूंगी। अफरोज़ साहब, स्टॉक मार्केट का ज़रूर आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट के नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो न्यू इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या ये सही टाइम है कि वो अब आएँ और पार्टिसिपेट करें, और दूसरा ये कि उनको क्या करना चाहिए एक्चुअली? देखिए, मुझे बुलिश अभी भी मज़ीद इसलिए नज़र आती है 3 रीज़न्स। एक तो पी अभी भी 4 पे है, दूसरा आज इन्फ्लेशन के नंबर्स आए अक्टूबर के। सितंबर का इन्फ्लेशन 31% था, अक्टूबर का इन्फ्लेशन 27% है, 4% इन्फ्लेशन कम हुआ है, और हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन था हमारे हिस्ट्री का, वो मई 2023 में था 38%। तो आज मई और हम अक्टूबर 6 महीने के अंदर 38% से 27%, 11% इज़ अ ह्यूज डिक्लाइन। और मैं समझता हूँ जनवरी से जब भी ये तो मार्केट ड्यू टू अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमारी मार्केट इतनी अच्छी हो रही है। अब आप ये सोचें जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इंटरेस्ट रेट तो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जनवरी ऑनवर्ड्स हमारा पॉलिसी रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट के लिए और बेहतरी होगी। जनवरी हमारे पास 2023 को ही देख लें, अभी जनवरी 17% पे इंटरेस्ट रेट था गालिबन। फिर उसके बाद मार्च से थोड़ा सा एक इंक्रीज स्टार्ट हुआ और एक ह्यूज एक मैसिव इंक्रीज हमने देखा, और फिर जून ऑनवर्ड्स हम 22% देख रहे हैं, इसके बाद अनचेंज तो इस बार जब इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हुए तो आपको नहीं लगता था कि थोड़ी सी पॉलिसी रेट कम हो जाता, क्योंकि मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर चुकी थी सही से? देखिए, थोड़ा सा वी आर अंडर IMF अरेंजमेंट, तो IMF का ये कहना है, ऑल्दो फॉरवर्ड लुकिंग में तो हमारे इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो गए, लेकिन आई एम श्योर ये इनकी मीटिंग के बाद अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जनवरी में कह रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में ये कम करना शुरू कर दें बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ द मीटिंग। आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन वो इस वक्त 27% है, तो अभी भी नेगेटिव है बाय 5%। पॉलिसी रेट हमारा 22 है, तो IMF हमेशा कहता है कि आपके रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल्दो फॉरवर्ड लुकिंग में गोइंग फॉरवर्ड 12 मंथ्स में तो हमारा ये 22% से इंटरेस्ट रेट कम ही होगा। तो होपफुली नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 1% जो आप कह रहे हैं कि होपफुली ये कम होना शुरू होगा। जी राइट। अच्छा, थोड़ा सा अफरोज़ साहब, मैं मार्केट की बात करूंगी तो इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, कौन से सेक्टर्स को हाईलाइट रखें, किस सेक्टर के अंदर जाएं, किस सेक्टर, ये सेक्टर सेफ है, ये सेक्टर डिविडेंड है, प्लीज़ ज़रा बताइए। देखिए, जो अगेन 2 टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में, एक जो है वो डिविडेंड को ज़्यादा फोकस करते हैं, एक कैपिटल गेन को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो डिविडेंड में जो सेक्टर्स है मोस्टली बैंकिंग सेक्टर अभी भी मैं समझता हूँ सेफ कौन सा इन्वेस्टर है वैसे? सॉरी, सेफ कौन सा इन्वेस्टर है? ये देखिए, जो सेफ तो डिविडेंड वाला ही है लॉन्ग टर्म में, लेकिन कैपिटल गेन के लिए भी, क्योंकि
स्पेशली जो यंगर जनरेशन के लोग होते हैं वो कैपिटल गेन भी करना चाहते हैं, तो सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हुई है। डिविडेंड पे आउट्स उनकी पॉलिसी एज पर एक्सेप्ट वन कंपनी, बाकी की डिविडेंड पे आउट्स या पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें कैपिटल गेन के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो जो कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए सीमेंट सेक्टर भी बहुत अच्छा है, फर्टिलाइजर सेक्टर भी बहुत बेहतर है डिविडेंड के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, ये भी डिविडेंड के लिए भी बहुत बेहतर है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए। तो अब एक होते हैं पेनी स्टॉक्स, एक होते हैं ब्लू चिप, और एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो किन स्क्रिप्ट्स को अभी ज़्यादा फोकस रखें और किधर अपने पैसे को सेविंग्स होती है आपके, बहुत ज़्यादा प्रेशियस मनी होता है, इसको लगाना एक राइट जगह पे लगे तो सही है? देखिए 3 टियर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड टियर को अगर मैं इसको पेनी स्टॉक्स ही कहूँगा। मोस्टली देखें हम कहते हैं फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर्स, उनकी इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं होती है, दे शुड फोकस मोस्टली ऑन फर्स्ट एंड सेकंड टियर। पेनी स्टॉक्स में अगर आपकी रिस्क लेने की और आपकी ताकत है, कैपेसिटी है, तो आप लें, उसमें भी कैपिटल गेन अच्छा हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अगेन कि उसका रिस्क एपेटाइट कितना है। बट सेफेस्ट स्टॉक्स जो है वो तो टियर 1 और टियर 2 के जो कंपनीज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो परफॉर्म कर रही हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, होता ये है नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट करने बैठते हैं तो आपकी मार्केट के जो नंबर्स होते हैं वो ऐसे ज़बरदस्त एक मोमेंटम जनरेट कर रहे होते हैं कि आप सोचते हैं थर्ड टियर भी सेफ है, और जिस तरीके से वो डेली बेसिस के हाई अप्स दे रहे होते हैं, इसके बारे में बताइएगा कि ये थोड़ा सा डे ट्रेडर को ही सूट करता है या फिर ये इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं अपनी सेविंग लेकर वो बच सकें इससे? नहीं, देखें दुनिया भर में थर्ड टियर स्टॉक्स होते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड है, वहाँ भी पेनी स्टॉक्स जो थर्ड टियर स्टॉक्स हम कहते हैं वहाँ भी होते हैं। तो वो अब वो क्योंकि बहुत सस्ते होते हैं, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये। अब 5 रुपये का कोई स्टॉक है और मार्केट हो रही है, मार्केट के साथ साथ वो 10 रुपये का हो जाता है, तो 100% उसको कैपिटल गेन हो गया। हाँ। तो अगेन कि भाई वो मैं तो बल्कि यूँ कहूँगा कि अगर वो कैपिटल गेन की तरफ भी जाते 80-20 प्रिंसिपल होना चाहिए। आपका 80% फर्स्ट और सेकंड टियर में हो, और 20% चलें, ठीक है, आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो थर्ड टियर में या पेनी। चलें, एक अगर स्टॉक का नाम मैं ले रही हूँ, फिर आप उसको बताएं कि कैसा लग रहा है। ऑटो सेक्टर के प्राइस बहुत गिर रहे हैं आजकल, तो ऑटो सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? ऑटो सेक्टर देखें, ये इसको हम कहते हैं सिक्लिकल सेक्टर्स। ऑटो है या सीमेंट है या आयरन स्टील है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, हालांकि सीमेंट सेक्टर तो अभी भी परफॉर्म किया है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, जो कि जाएंगे इंशाल्लाह, तो आधे लोग गाड़ी लोन से लेते हैं, आधे लोग सीमेंट घर लोन से लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे होंगे तो ये ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और आयरन स्टील, ये दोनों तीनों सिक्लिकल सेक्टर काफी इम्प्रूव होंगे। राइट। मैं अदनान साहब से पूछूंगी। अदनान साहब, लास्ट मिनट है, आप ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, रेमिटेंसेस की सूरत में बहुत ज़्यादा वो कोऑपरेट कर रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ग्रे चैनल्स से अब वो यूज़ नहीं करेंगे, ग्रे चैनल्स को बिल्कुल तर्क करके ऑफिशियल चैनल्स पे आ जाएं? ज़रा एक कॉमेंट उनके लिए आप प्लीज़ ज़रा दें। देखिए, गवर्नमेंट के सेक्शन के बाद तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60 to 70% जो है ग्रे चैनल्स का बिजनेस जो है ओवरसीज़ की तरफ से कम हुआ है। इस टाइम पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे भी, आप चैनल के बिहाफ पे भी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें हुब्बुल वतनी और मुल्क के लिए सोचना होगा। हम उस जो एक सिनेरियो था डिफ़ॉल्ट का, उससे बाहर निकल आए हैं। अब हमें इस मुल्क को बनाना है। अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि आज से 2 साल, 4 साल, 6 साल पहले पाकिस्तान में रहते थे और पाकिस्तान ने उनको इतनी इज्जत और वैल्यू दी कि यहाँ से वो बाहर गए हैं और बाहर से कमा के अपने मुल्क के अंदर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मौके के ऊपर वो पाकिस्तान की और अपने मुल्क की इम्पोर्टेंस को समझें, आज़ाद मुल्क को समझें कि हमारे मुल्क के अंदर क्या कानून है, क्या असूल हैं, उनको फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको अगर वो फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सपोर्ट की वजह से अगले साल हम तकरीबन 35 से 37 अरब डॉलर तक इस चीज़ को ले जा सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच। अदनान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। अफरोज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के जो नंबर्स हैं उनके हवाले से, काफ़ी चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इशूज़ हैं और यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।